नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। और राज की बात हर्ष के साथ में इस बार हम और हर्षवर्धन थोड़ा दूर है। हर्षवर्धन जी जो है अपने किसी बहुत विशेष मिशन पर गए हुए हैं बाहर, तो इस समय वो वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि राज की बात हर्ष के साथ, वो तो रुकना नहीं है, चाहे बाहर रहे या दिल्ली में रहे, तो वो काम होना ही है। और नहीं, इस अंक दूर में दूर नहीं है। दूर नहीं है, बस एक जगह बैठे नहीं है। हाँ, इसको ऐसे आप समझ लीजिए, बस इतनी सी बात है। और कुल मिला के देश दुनिया सब पर नजर है। वो कहते हैं ना कि जहां ये तेरी नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, तो खबर पूरी है। खबर वो रखे हुए हैं हर्षवर्धन भी, हम भी रखे हुए हैं। लेकिन आज जो खबर और जो बात हम करेंगे वो सिर्फ बिहार तक ही फोकस रखेंगे, क्योंकि बिहार में अब उसको मगध राज कह लीजिए, पाटलिपुत्र कह लीजिए, जो मर्जी हो आप कह लीजिए, लेकिन इस समय जो भी चल रहा है वहीं पर चल रहा है। तमाम जो है चंद्रगुप्त, तमाम चाणक्य, मतलब क्या कहें, ढेर भर के बन जाते हैं। और इन शब्दों का और इन शख्सियतों का जो कैसे महत्व कम होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग होते हैं उसी तरीके से लोग वैसा आकलन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, एनडीए जिसके बारे में कहा जा रहा था शुरुआत में कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार को घोषित किया जाएगा या नहीं घोषित किया जाएगा, आज हमारी और हर्षवर्धन पे इस पर लंबी चर्चा होने वाली है। इसको लेकर लगातार अलग अलग तरीके की बातें आती रही, ये जाता रहा कि भाई क्या खुलकर बोलने में कुछ कंजूसी बरत रही भारतीय जनता पार्टी। वो तो रहा एक पक्ष। लेकिन महागठबंधन में एक बात तो साफ साफ समझ में आई कि कैसे तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस खूब उछल रही थी, बहुत दबाव बना रही थी, लेकिन जो चाहा आरजेडी ने वही किया। तेजस्वी को सीएम घोषित करवाया, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कराया गया, कांग्रेस से कोई उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ। अब एक खबर आ रही है कि साहब, सिवान वाले साहब, अब पता नहीं ऐसे लोग, कुछ लोग साहब कैसे कह देते हैं। एक ऐसा साहब राज, एक ऐसा आतंक का राज जिसने कभी लोगों को तेजाब से नहलाकर मारा और पता नहीं क्या क्या धतकम किए। उस शहाबुद्दीन का पुत्र ओसामा, उसको भी, जो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है, उसको बनाने की बात चल रही है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाजपा और जेडीयू की तरफ से सवाल उठाया गया था कि मुस्लिम क्या सिर्फ दरी बिछाएंगे, बल्कि ये सवाल एआईएमआईएम की तरफ से उठाया गया था कि वहां पर बैठे हुए हैं तेजस्वी और मुकेश सहनी, नीचे एक मुस्लिम युवक है वो वहां पर दरी बिछा रहा है, तो मुसलमानों का काम क्या इसी तरीके से होगा। एआईएमआईएम ने जब ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद ये भी बात आने लग गई कि क्या ओसामा को, नाम भी गजब है ओसामा, याद आ रहा है ना कुछ। खैर, हर्षवर्धन, कुल मिला के बिहार की राजनीति जो है दिलचस्प पे न सिर्फ दिलचस्प होती जा रही है, बल्कि मुझे लगता है धीरे धीरे स्पष्ट भी होती जा रही है। मुझे लगता है उसी स्पष्टता की दरकार अब आपसे जनता कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि अब स्पष्टता जो है वो बिहार की जनता के मन की लोगों को दिखने लगी है। और शायद वही स्पष्टता थी कि तेजस्वी यादव को न चाहते हुए भी मन मारकर कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा। और कमाल तो ये कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई चौंका जाता, जो कोई बहुत ऐसी बात होती जिस पर हम चर्चा करते। ये तो बड़ा स्वाभाविक सा मसला है। यहां तक कि इसको तो कोई ना भी कहता तो भी तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनते। किसकी हैसियत है कांग्रेस पार्टी में जो वहां मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोके, या कम्युनिस्ट पार्टी जो माले है उसमें कहां किसका दावा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चला वो बताता है कि राहुल गांधी जो करना चाह रहे थे वो कहीं जाकर अटक गए। यानी तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव वो अब इस चुनाव के मुख्य किरदार हो गए। और मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं कि इस चुनाव की धुरी है तेजस्वी यादव। लेकिन फिर देखिए तेजस्वी यादव की धुरी कैसे बनी हुई है, तो वो लालू प्रसाद यादव से बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अशोक गहलोत को बिठाकर सामने अपनी शर्तें मनवाई और जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू को बाहर वाले कमरे में बिठाया, यानी उस कमरे में जिसमें पर्याप्त जगह थी, जिसमें अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की बात खूब बढ़िया जगह थी भाई, एक कुर्सी और लगा देते, लग तो उसमें कई कुर्सियां आ सकती थी, लेकिन कृष्णा अल्लावरू को तो बिठा सकते थे। अब यहां तक ही नहीं है, कृष्णा अल्लावरू को युवक कांग्रेस के प्रभारी के पद से भी हटा दिया और उनकी जो जिम्मेदारी है वो बिहार में भी अब कितनी रह गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
मुझे लगता है, और इसको स्पष्टता से कहना चाहिए, कि बिहार के चुनाव के परिणाम कब आएंगे आगे देखिएगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस अपनी जमीन बिहार में जो बनाने की कोशिश कर रही थी वो ध्वस्त हो गई, वो खत्म हो गई। और यहां फिर से तय हो गया कि वहां पर चाहे अखिलेश प्रसाद रहे और चाहे अल्लावरू आ जाए, अंत में तय लालू प्रसाद यादव करते हैं। कौन लालू प्रसाद यादव? जिनके शहाबुद्दीन है। कौन लालू प्रसाद यादव? जिनके अब ओसामा हो गए। कौन लालू प्रसाद यादव? जिनके समय में जेल से भी राज चलता था। कौन लालू प्रसाद यादव? जिनके यहां जेलर तय करते थे कि अपराधी कैसे बात करेगा और नेता की कितनी हैसियत रहेगी। तो मुझे लगता है कि यह समझना पड़ेगा। और जब बार बार अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक कहते हैं, अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, मुझे तो रोज मैसेजेज आते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई हम लोगों को जो कोई भी चुनाव जो समझ में आता है उसके पीछे वहां के लोग होते हैं। बिहार से मुझे लगातार मैसेजेज आ रहे हैं, इस सन में हमारे इस रिश्तेदार को उठा लिया गया था, इस सन में इस रिश्तेदार को उठा लिया गया था, और वो जो कालखंड है वो 1995 के आसपास का है। और मेरा तो अपना खुद का अनुभव है, 1995-96 में मैं सीवान गया, तो मैं शहाबुद्दीन का जलवा देख के मुझे लगा कि बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये भूमि है। लौटते वक्त हम स्टेशन पर आए तो लिखा हुआ था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि। बताइए, उस सिवान में शहाबुद्दीन का जलवा था। तो जो ये फर्क आया है ये तो दिखेगा, और लोगों को फिर से लग रहा है कि क्या ये जंगल राज की वापसी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से जो गाना चल रहा है ना कि वो भैया के बस सरकार बने दो, हम कट्टा लगा के उठा लेंगे, तो कुछ मोमेंटम दिखने लगा है। और ये कतई, मुझे अभी आज सुबह ही एक संदेश आया कि क्या बिहार का जो पूरा वातावरण वो बनता हुआ दिख रहा है वो फिर से ध्वस्त होने जा रहा है, क्या खतरा आ गया है, क्या ये लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये बिहार के लोगों को डरा भी रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने, यानी अगर कनपट्टी पे कट्टा रख के बात कहें, जो देशज भाषा में कहें, इसको मैं उसी मीनिंग में मत लीजिएगा, लेकिन कनपट्टी पे कट्टा सटाकर कहें तो सिर्फ तेजस्वी यादव ने अपनी बात नहीं मनवाई है, मुकेश सहनी ने भी अपनी बात मनवा ली। और एक बात से मैं सहमत नहीं होता, ये एआईएमआईएम वाले चाहे जो बोले, भैया चाहे दरी बिछावन कह लो, चाहे ओढ़ावन बिछावन उठावन जो भी कह लो, लेकिन मुसलमान की भूमिका वही है। और मैं एक बात मानता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बने तो वो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन लालू जी के राज में यादव नहीं, सिर्फ लालू जी के परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक तो नहीं मिला है। तो ये कोई अगर कल्पना कर रहा है तो मुझे लगता है फालतू की बात है। और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मत करेगा, इसको कोई मतलब सीधे सीधे कह दे या कहे कि नहीं नहीं ये तो कम्युनल बात हो रही है, हम ये बात नहीं बोलेंगे, सच्चाई तो यही है। नहीं, बिल्कुल। और जब ये बात हो रही है कि आखिर एक कांग्रेस वाली जो बात कही हर्षवर्धन ने, थोड़ा सा आता हूं इस पे आईएमआईएम और इन पर आता हूं, लेकिन कांग्रेस की बात करना थोड़ा यहाँ पर जरूरी है। आप सोचिए कि राहुल गांधी वहां पर 16 दिन लगाते हैं एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से सड़कों पर बात करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, राजनीति में मुद्दे कई बार ऐसे होते हैं कि लगता है कि अतार्किक है तमाम चीजें, लेकिन बड़ी मेहनत होती है। समय तो उन्होंने दिया वहां पर, लेकिन उस समय देने के बाद उसका हासिल क्या निकला और उसके बाद वो कहां गायब है, ये बड़ा प्रश्न है। जिस समय बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वहां टिकटों का बंटवारा होना था, जब कैंपेन आगे बढ़ना था, उसके बाद राहुल गांधी कहां है, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे। ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछने लगे। सदाकत आश्रम में धरने पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता पदाधिकारी वो पूछ रहे हैं। उस सदाकत आश्रम में जहां से कांग्रेस ने मीटिंग करके महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर आगे बढ़कर, हर्षवर्धन के शब्द में मैं कहूं कि कांग्रेस ने, राहुल कांग्रेस जो मौजूदा है, उसने पुरानी कांग्रेस के जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संदेश देकर कि चंपारण से उन्होंने क्रांति लाई थी, एक नया आंदोलन खड़ा किया, तो हम कर देंगे। लेकिन उसी सदाकत आश्रम में जो पुराने वफादार कांग्रेसी जो हैं, वो वहां पर निराश, हताश और गुस्से में बैठे हुए हैं। उनके गुस्से को शांत करने के लिए कृष्णा अल्लावरू को हटाया गया इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से, क्योंकि टिकटों का जो वितरण हुआ, तो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होते हैं राहुल गांधी, उसके तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को टिकट मिल गया। तो ये हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। उनका पूरा प्रोफाइल, पूरा उसका ब्यौरा वो भेजा गया है आला कमान को। खैर, कृष्णा अल्लावरू को लेकर और भी बहुत सारी शिकायतें थी। ये बात आई लालू प्रसाद यादव तरफ से, वो बता दिया हर्षवर्धन ने कि लालू प्रसाद यादव ने तो बात बता दी। और भैया देखिए, वहां पर
किंग मेकर कांग्रेस नहीं है, साथ में आएगी तो कुछ सीटें उसको मिल जाएगी। वहां पर अगर महागठबंधन में जो कहते हैं ना कि खाद पानी या कह दीजिए कि दिए का जो तेल है वो लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी है, वो जो लालटेन की। राजेश्वर, जी। एक एक लाइन में बोल दूं, एक लाइन बोल दूं, वो वाली बोध कथा सबने सुनी होगी कि हम्म। भैया किसी को सजा मिली तो कहे कि भैया जूते खाओगे कि प्याज खाओगे। अब मतलब शुरू हुआ एक तो जूता पड़ा तो दर्द होने लगा, फिर कहने प्याज खा लेते हैं तो कहे प्याज, अंत में क्या हुआ, जूते भी खाए प्याज भी खाए। अब ऐसे किसकी गति हो गई है बिहार में कि बताने की जरूरत नहीं लगती। मुझे क्योंकि लगता है जब कि आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अंत में आप अपनी तैयारी करते ही नहीं है, और आप बार बार कह रहे हैं, मैं तो, मेरा बड़ा ऐतराज है, राहुल जी क्यों जाएंगे वहां? राहुल जी क्या अपनी बेइज्जती कराने जाएंगे? अरे भाई, बेइज्जती कराने के लिए अल्लाह वरू को एक भेजा था, उसको बेइज्जती करा के वापस कर दिया, अब वो क्यों जाएंगे वहां? और अगर वो सचमुच चुनाव को लेकर इतने गंभीर होते, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, एक मंडली है, वैसे तो मतलब विदेश घुमाने का, पत्रकारों को लेकर जाने का ये चलन कोई नया नहीं है, कांग्रेस के समय में होता था, कांग्रेस की सरकारें करती थी। भाजपा की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया। उनका ना अपना है ना कोई पराया है, तो वैसे भी पत्रकारों को अपने साथ ले नहीं जाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो इसकी अभ्यस्त है। कांग्रेस तो इस चुनाव के सीजन में सिर्फ राहुल गांधी नहीं स्पॉन्सर ट्रिप पर विदेश जा रहे हैं, पत्रकारों को भी विदेश ले जाया जा रहा है। अब बताइए जरा, अमेरिका के शहरों में घूम घूम कर कौन सा माहौल बनेगा, और वो वहां से बता दे रहे हैं कि बिहार कैसे चल रहा है। लेकिन देश में बैठे हुए लोग जो बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं, बिहार की जानकारी रख रहे हैं, वो बिहार के बारे में नहीं बता सकते। कांग्रेस इसी तरह से देश को देखती है। कांग्रेस को, कांग्रेस समर्थक पत्रकारों को, कांग्रेस के एजेंडे को चलाने वाले जो बौद्धिक बेईमान हैं, उन सब का देश को देखने का नजरिया यही है। वो उस तरह से देखते हैं कि विदेश धरती से कैसे देखा जा सकता है। अब अगर ऐसे ही देखना है तो क्या बिहार की जनता इतनी भी स्वाभिमानी नहीं? और मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ तय करेगा। 19 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी 70 में, अब इस बार 61 में कितनी मिलेंगी ये सवाल होगा। और क्या महाराष्ट्र की गति पर बिहार का चुनाव जा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र बिहार में होने जा रहा है, यानी जैसा महाराष्ट्र के परिणाम आए थे वैसे यहां भी होने जा रहा है। एक तरफ एक गठजोड़ है जिसकी ज्वाइंट कैंपेन है। आप सोचिए जरा, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में नरेंद्र मोदी का चित्र है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नीतीश कुमार का चित्र है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबकी एकदम ज्वाइंट कैंपेन दिख रही। सब एक दूसरे के प्रत्याशी बता रहे हैं। मोदी जी सबका अपना, जिसको कहते हैं ना, वो जो सबका साथ सबका विकास वो करते हैं, तो यहां भी सबका प्रयास सबका विश्वास कर रहे हैं। और उधर क्या है? उधर मिलेंगे नहीं, 15-15 दिन रूठे रहेंगे। राहुल गांधी कोलंबिया पता नहीं कहां कहां जाते हैं, हम तो खैर विदेश गए नहीं उस तरह से, तो हमको बहुत अनुमान है नहीं, लेकिन जहां जाने कहां नहीं, कहां वो जहां चले। आप बैठे हैं वो जगह भी बड़ी खूबसूरत है। खैर मैं जगह का नाम नहीं बताऊं, लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत नहीं नहीं, है। वो तो ठीक है, लेकिन अरे हमको, लेकिन बिहार में चुनाव नहीं लड़ा रहा है ना। अब सोचिए जरा, और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव बिस्तर पर लेटे बैठे उस मुद्रा में आकर पूरी कांग्रेस को ध्वस्त कर देते हैं, तो सचमुच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन पर क्या गुजर रही होगी, जरा सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जब महाराष्ट्र जैसे चुनाव आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो अभी पता चल रहा है कि टिकट चोरी, टिकट बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और लेकिन एक बात मैं कहूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि अल्लाह और उन सब गलत किया होगा। भाई वो राहुल गांधी के मैंडेट के लिहाज से गए थे। अब उसमें कोई भी प्रभारी जब होता है और थोड़े कड़े निर्णय लेता है, तो उसमें ये आता ही है, उसमें उसका विरोध होता ही है। कई बार ये भी आरोप लगते हैं, अब उनके ऊपर 2.5-3 करोड़ रुपए आरोप लग गए, संघ के लोगों को टिकट देने के आरोप लग गए। तो भाई संघी तो पूरी देश दुनिया में होगा, उसका तो राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते। उस पर तो जितना उनको परेशान होना हो वो सब कर लें। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसा, कोई रणनीति है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई बिहार चुनाव को लेकर कोई गंभीरता है क्या? और इधर तो 10,000 रुपए देने से लेकर, अलग अलग स्कीम्स में बढ़ाने से लेकर, क्लियर कट एजेंडा दिखता है कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। और मुझे लगता है यह बिहार के लोगों को साफ साफ दिख भी रहा है। हाँ नहीं, बस यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, कुल मिलाकर राजनीति में जब आप उतरे हुए हैं चुनाव के लिए, ये युद्ध स्थल है, वहां पर जो कुछ भी आपके पास तुणीर में तीर हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, सब आप चलाएंगे। लेकिन आपस में कम से कम युद्ध के मैदान में जाने से पहले तो लड़ाई ना हो ना। वो लड़ाई अभी दिखाई पड़ रही महागठबंधन की तरफ। 243 की जगह 255 प्रत्याशी उनके लड़ रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। ये अपने आप में तथ्य है।
और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वानगी है कि जिस समय जितनी ताकत लगानी चाहिए थी वो शायद नहीं लगाई जा सकी। और फिर मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि उनका एक उनकी एक चिंता थी कि भाई जो जेनजी आई है, जो खासतौर से जो नई पीढ़ी आई है, वो पीढ़ी क्या जंगल राज को समझ पा रही है? क्या वो अपराध की उस जो पूरे आतंक की जो छाया थी उसको समझ पा रही है? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इस पर निर्भर रहने की बजाय ये बताना पड़ेगा कि बिहार कैसे उसी समय पिछड़ा, ना सिर्फ आप असुरक्षित रहे, बल्कि अब जब विकास के पथ पर बढ़ने की बात हो रही है, नई एस्पिरेशंस हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात है, तो उस समय ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, जतानी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि उस दिशा में इधर से कोशिश तो कम से कम की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी आपस में सिर्फ उटव्वल है। ये सच्चाई है। बाकी देखिए जनता के बीच में जो चीजें होंगी जाएंगी। लेकिन हर्षवर्धन, एक मुद्दे पर मैं आना चाहूंगा, बल्कि दो मुद्दे। एक तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, प्रशांत किशोर बिल्कुल गायब। टिकट बंटने के बाद पीके की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। हो भी रही है तो नकारात्मक कारणों से कि वो रणछोड़ बन गए, खुद चुनाव नहीं लड़े। एक तो ये पक्ष ये माना जा रहा था कि पीके अगर बहुत मजबूती के साथ में लड़ेंगे तो चूंकि उनका वोटर ऐसा है कि जो माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू या एनडीए का नुकसान करेगा। एक नए बिहार की, शिक्षित बिहार की, विकसित बिहार की बात करते हुए वो आदमी दिखाई पड़ता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते वो भी हाँप गए। अभी कम से कम वो कहीं नहीं नहीं, दिखाई पड़े। जी। देखिए मुझे मुझे लगता है ना कि भारत जो है वो हम्म। ऐसा नहीं एकदम से मिरेकल्स पर यकीन नहीं करता है, और मिरेकल्स चमत्कार पर अगर वो यकीन करता है तो किस पर? सिर्फ ईश्वर पर। हम्म। मनुष्य के चमत्कार पर वो यकीन नहीं करता है। इसको समझना चाहिए। हिंदू समाज इसी तरह से देखता है, और इसीलिए हिंदू समाज का बदलना वो बंदूक की गोली से निकलने वाली क्रांति जैसा नहीं होता है। कोई एक आएगा, नया बिहार बनाएगा, अचानक से सब बदल देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देश में भी नहीं हो सकता है। और अभी अभी तो नई राजनीति करेंगे, अलग तरह की राजनीति करेंगे। वो भाई साहब कहां हैं? अभी तो पता नहीं, शायद पंजाब में कहीं हैं या जाने कहां हैं। तो वो राजनीति तो सबने देख ही ली है दिल्ली में। और उस राजनीति के दौरान छठ भी देख लिया दिल्ली में, यमुना के झाग भी देख लिए, नहाने की बात कही थी, नहाना छोड़ो, उस पानी में उतरने का साहस भी नहीं कर पाए। तो वो सब दिल्ली ने देखा है। और मुझे लगता है कि देश जिस तरह से देख रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये आप जब कभी भी बाहर निकलते हैं दिल्ली से, तब आपको अनुमान होता है कि कितने तरह के काम और क्या क्या होता हुआ है, कैसे बदलाव हो रहा है। बिहार के लोग जो बिहार नहीं गए हैं, अब पटना का एयरपोर्ट एक चीज है, लेकिन बिहार जिस तरह से हर मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर हो रहा है। अब नई नया बिहार बनाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिला शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, सब कुछ किया, जिस तरह से 2 लेन और 4 लेन के हाईवे बने, जिस तरह के पुल बने, जिस तरह का रेलवे का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब कुछ हुआ, वो क्या बिहार के लोगों को दिख नहीं रहा? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में सुविधा सहूलियत कितनी बढ़ गई? और जब उसमें आते हैं प्रशांत किशोर, तो आखिर वो भी क्या करते हैं? उनका भी तो हाल यही देखिए ना, कि उनके पास भी कौन से ऐसे बहुत प्रत्याशी उनको मिल जाते हैं। घुमा फिरा कर वही, जो यहां से घुमा, वहां से घुमा, यहां से भागा, वो मनीष कश्यप। और स्थिति उनकी ये कि खुद बिहार चुनाव में लड़ नहीं पाए। अगर उनको पता होता जरा सा भी, उनका एक बढ़िया, एक साइकोलॉजिकल, एक कहें कि फॉर्मूला था कि हम अर्श पर या फर्श पर। अब ना अर्श पर ना फर्श पर, क्योंकि अर्श फर्श कहकर आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे। चुनाव नजदीक आते आते वो बुलबुला समाप्त हुआ। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जब इस तरह से दो गठजोड़ के बीच में बहुत जबरदस्त चुनाव होता है, तो थर्ड प्लेयर, थर्ड पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो वो मेरा ये कहा भी मानना जाता ना पहले भी था। हर्षवर्धन, वो कहा भी जाता ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। नहीं तो तो अब वैसी स्थिति साबुत क्या, होगी। आधा तिहा भी नहीं बचे हैं। अब कोई, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है, मैं पहले भी ये कह रहा था कि ठीक है, प्रशांत किशोर को कुछ मत मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ सीटों पर उनका प्रत्याशी अच्छा दिखे, तो हो सकता है उनको कुछ वहां मिल जाए। लेकिन ओवरऑल कहें कि प्रशांत किशोर को कोई मास वोटिंग हो जाएगी, प्रशांत किशोर को कोई मसीहा के तौर पर, बदलाव के तौर पर देखा है, मैं ऐसा कतई नहीं मानता हूं। मेरा यह मानना है, ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव जो 2020 में बमुश्किल, मतलब बस रह गए थे एकदम, जिसको कहते हैं ना कि वो उठाया और मुंह को न लगा पाया, वो वाली बात हो गई। तो वही स्थिति रह गई थी। लेकिन इस बार लगता है कि तेजस्वी यादव उस ग्राउंड को पूरी तरह से स्लिपरी ग्राउंड पर चले गए हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। भले मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया हो, लेकिन चेहरा ही घोषित रहेंगे। बिहार में बदलाव जरूर होगा, लेकिन तेजस्वी नहीं होंगे। बदलाव तो होने वाला है, ये तो मैं आपको बता दूं।
अब देखिए, बदलाव जो आप उसी पे मैं आना भी चाह रहा था, लेकिन एक बात जो हर्षवर्धन कह रहे हैं इसको थोड़ा आप ऐसे समझ लीजिए। चिराग पासवान ने पिछली बार कई सीटों पर सेंध लगाई थी। जेडीयू का जो है मत प्रतिशत काफी, उन्होंने कई सीटों पे 28 सीटें सीधे सीधे ऐसी मानी जाती हैं कि जो जेडीयू हारी चिराग पासवान की प्रत्याशी की वजह से, और उन्होंने पूरी तरीके से इस तरीके से काम किया। इस बार चिराग पासवान भी साथ में है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जेडीयू का जो सीटों का जो जीतने का प्रतिशत है पिछली बार की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। वैसे 12 सीटें ये भी मानी जाती हैं कि बीजेपी की भी खराब हुई थी चिराग पासवान की वजह से, तो अब उस पर कितना फर्क पड़ेगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हर्षवर्धन, परिवर्तन तो होगा, ये मुझे समझ में आता है। आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा, तो आपका कहने का आशय है कि नीतीश कुमार की बजाय कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, कोई दूसरा चेहरा होगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि महागठबंधन ने जो ये पूरी तरीके से अभियान चलाकर रखा हुआ है कि नीतीश नहीं बनेंगे, नीतीश को भाजपा नहीं बनने देगी, इसका मतदाताओं में अगर भ्रम जाता है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान हो सकता है गठबंधन को। उनका जो मतदाता नीतीश के साथ में जुड़ा हुआ है वो अपने तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि नीतीश के बारे में कुछ भी कहा जाए, नीतीश को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे या नहीं बनते हैं, वैसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पहले अगर सरकार एनडीए की बनती है तो नीतीश कुमार को ही शपथ ग्रहण कराया जाएगा, उसके बाद परिवर्तन होगा। बाकी बहुत सारी चीज, हाँ, उप मुख्यमंत्री आपके ये दोनों नहीं होंगे, ये मैं तय तरीके से मान सकता हूं। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास भी क्या विकल्प है? जैसे आपने कहा कि कांग्रेस से उन्होंने सब कुछ मनवा लिया, सब कुछ किया, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बड़ा दल होने के बावजूद, मत प्रतिशत में बेहतर होने के बावजूद, शक्तिशाली होने के बावजूद, बिना नीतीश के चेहरे के उसमें वो कहते हैं ना कि वो शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। इतना तो नहीं दिखाई पड़ता है कि वो सरकार बना सके, सत्ता से वो दूर दिखाई पड़ते हैं। नहीं, चूंकि हम लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और ईश्वर आपने कहा कि आत्मा, तो आत्मा तो शरीर बदलती भी है ना, आत्मा तो शरीर बदलती है। नहीं, मैंने ये और सोच के ही कहा। मेरा ये मानना है कि इस बार वो आत्मा शरीर बदलने वाली है। नीतीश कुमार स्वयं नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। और इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ही तय करने जा रही, नीतीश कुमार की सहमति से तय होगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। और नीतीश कुमार ये जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर, जिस तरह से राजनीतिक तौर पर वो कई निर्णय लेते हैं, जिस तरह से प्रशासनिक तौर पर कई निर्णय लेते हैं, जिस तरह से हम सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं मंचों पर, वो जहां 2005 से हम 2025 में आ गए। उम्र मसला नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। यह सच है कि नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार में नहीं हुआ। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर नीतीश कुमार ने 2020 में यह कह दिया होता कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तो आप समझिए कि वो भारत के बहुत प्रतिष्ठित नेताओं में शामिल होते। अगर नीतीश कुमार ने यह कह दिया होता कि ठीक है, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के साथ लड़ेंगे, तो भी वो भारत के बहुत प्रतिष्ठित नेता होते। ये पता नहीं चलता है, लेकिन कितना भी बढ़िया वाहन चालक हो, अगर यू टर्न होगा तो टायर खराब होगा, इंजन पर असर पड़ेगा, क्लच ब्रेक गड़बड़ होगी। ये कोई कहता रहे कि हम तो बार बार यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने पर गाड़ी पर फर्क पड़ता है। और यहां गाड़ी को अगर आप वैसे देखें, साख पर फर्क पड़ता है, व्यक्तित्व पर फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ चुका है। लेकिन हां, एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को ऐसे मानता है। और मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसकी तैयारी कर चुके हैं, स्वयं नीतीश कुमार की सहमति से। ये मैं नहीं मानता हूं कि कोई असहमति से होगा और अब नीतीश कुमार कोई, मतलब जिसको कई बार लोग कह रहे हैं कि फिर से पलट जाएंगे क्या, कुछ और करेंगे क्या, मुझे लगता है वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, जो मुझे महाराष्ट्र जैसे दिख रहे हैं, अगर महाराष्ट्र जैसे नतीजे आते हैं तो सिर्फ नतीजे नहीं आएंगे, महाराष्ट्र जैसा ही मुख्यमंत्री भी आएगा। चलिए, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास देवेंद्र फडणवीस था। माफी के साथ, किसी को मैं डिमीन नहीं करना चाहता हूं, बार बार क्षमा के साथ कह देता हूं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरों के नाम ले लीजिए, जेडीयू के तमाम चेहरों के नाम ले लीजिए। स्थिति यह है कि इन सब चेहरों की तुलना में युवा चेहरा के रूप में चिराग पासवान इन सब पर भारी पड़ते नजर आते हैं।
भारी पड़ते नजर आने की बात इसलिए कह रहा हूं, चाहे वो जातीय दलित समीकरण हो या उम्र की बात हो, कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरे के रूप में वो बन गए। हालांकि मेरा अपना मानना है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीटें 18 उनको मिली हैं सीधे सीधे आरजेडी के 29। सामने, हाँ एक बात है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि इस बार आरजेडी से ज्यादा सीटें लड़ रही है आमने सामने भारतीय जनता पार्टी, 62 और 56 सीटें लड़ रही है जेडीयू। तो इस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि मुख्य दल ये दोनों है, बड़का भाई छोटा भाई की तो आप बात रहने दीजिए, ये भी तय हो गया। देखिए लेकिन बड़ी सीधी सी, अगर 100+ में देखें तो स्ट्राइक रेट किसका कितना होगा उसी सब तय होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल 143 पे लड़ रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी तो 101 पर लड़ रहे हैं। 80%, 90% का स्ट्राइक रेट होगा, 70% के नीचे स्ट्राइक रेट होगा, उससे बहुत कुछ तय होगा। चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका महत्व है, लेकिन चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। चिराग नहीं पासवान मैं कह उप भी नहीं रहा, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नहीं मैं उप कह भी नहीं मुख्यमंत्री रहा हो हूं, मैं सकते कह रहा हूं कि हैं। हाँ, चेहरे के रूप में कम से कम जो आपके मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तुलना में चिराग को ज्यादा लोग जानते हैं। चिराग के साथ एक लेगेसी, कुछ वोट जुड़ा हुआ है उनके, चाहे अब वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स या जो भी आप कह रहे उसकी वजह से जुड़ा हुआ है, बाकी इन लोग के पास नहीं है वो। देखिए जो उप मुख्यमंत्रियों का नाम आप ले रहे हैं, उन उप मुख्यमंत्रियों से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। राजनीति बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है, नेता लोग तय करते हैं, हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन अनुमान विश्लेषण चूंकि अधिकांश सही निकल जाते हैं, दिख रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग भी दिन रात यही कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि इनमें से कोई उप मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, और महागठबंधन की ट्रेन छूट गई है, अब वो पकड़ने की स्थिति में नहीं है, बहुत छूट गई पीछे। इसलिए महाराष्ट्र जैसे ही परिणाम, महाराष्ट्र जैसा ही मुख्यमंत्री होगा, मुझे ऐसा लगता है, उसमें मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती। बाकी जनता जनार्दन है, वो तय कर ले पूरी तरह से, किसी क्लीन स्वीप दे दे, मैंडेट बदल दे, वो हो सकता है। चलिए, तो हर्षवर्धन जी ने तो मैंडेट बता दिया, नतीजे बता दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपसे, राज की बात हर्ष के साथ में। नमस्कार। नमस्कार।